स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है दर्पण यानी कि मिरर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, उनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। इन सारे चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे और यह भी देखेंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक दर्पण यानी कि मिरर। तो दर्पण को समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि गोलीय दर्पण किसी कांच के गोले का वह भाग होता है जिसका एक सतह परावर्तक किया होता है। ठीक है, किसी कांच के गोले का वह भाग होता है जिसका कि एक सतह क्या किया होता है, परावर्तक किया हुआ होता है। यह जो परावर्तक किया हुआ होता है, यह परावर्तक जो है वह मुख्य रूप से पारे या चांदी के पॉलिश करके बनाया जाता है। तो पूछे जाते हैं प्रश्न कि परावर्तक सतह के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है या किस पदार्थ का लेप चढ़ाया जाता है। तो पारे या चांदी के लेप चढ़ाया जाता है। चांदी का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है क्योंकि चांदी जो है वह प्रकाश का सर्वोत्तम जो है वह क्या होता है, परावर्तक होता है। ठीक है, तो चांदी जो है वो प्रकाश का सर्वोत्तम परावर्तक होता है, इसलिए परावर्तक सतह पर जो है वह चांदी की परत का एक लेप चढ़ाया जाता है। पारे का भी लेप चढ़ाया जाता है, लेकिन पारे की तुलना में चांदी का लेप जो होता है वह अत्यधिक वर्धित होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि गोलीय दर्पण जो है वह क्या है, एक गोलीय कांच का टुकड़ा है जिसका कि एक सतह परावर्तक किया जाता है यानी कि कलई किया जाता है, पेंट किया जाता है। अब वह कलई जो है किस पदार्थ से किया जाता है, तो पारे या चांदी से किया जाता है। चांदी जो है वह प्रकाश का सर्वोत्तम परावर्तक होता है। इस लेप के बाद एक और लेप चढ़ाया जाता है जो आयरन ऑक्साइड का होता है। जो किसका होता है, आयरन ऑक्साइड का होता है। हम लोग देखे होंगे कि दर्पण के पीछे में, सभी लोग देखे होंगे कि दर्पण के जो पीछे का भाग होता है उसमें रेड, ग्रीन, स्लेटी कलर का एक लेप होता है। तो वही जो बना होता है वह आयरन ऑक्साइड का बना होता है। क्योंकि आयरन ऑक्साइड का लेप इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि यह जो पारे और चांदी का जो लेप चढ़ाया गया है यह संक्षारित ना हो, संरक्षित रहे, तो इसलिए इसके ऊपर से जो है आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है, जो कि रेड या दिखने में आकर्षक भी लगता है। तो इस यहाँ से हमने देखा कि गोलीय दर्पण क्या है, उसके परावर्तक सतह के रूप में कौन कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है या किसके लेप का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार को। तो गोलीय दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो इसको दो भाग में बांटा गया। इससे जो है दो तरह के दर्पण प्राप्त किए जाते हैं। पहला हमारा है उत्तल दर्पण और दूसरा हमारा है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब बारी बारी से हम उत्तल दर्पण और फिर अवतल दर्पण की चर्चा करेंगे। तो उत्तल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो उत्तल का मतलब होता है उत मतलब उठा हुआ, उठा हो जिसका तल वह उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी कि जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो। जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो या उभरा हुआ हो। उठा या उभरा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे,
उत्तल दर्पण कहेंगे। मतलब कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण से बना वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो और दूसरी सतह कलई किया गया हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि मान ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, यह जो फिगर है वह हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण। कैसे उत्तल दर्पण है, तो चूंकि हम देख क्या रहे हैं कि इसका परावर्तक सतह यानी ये वाला जो हो गया वह क्या हो गया, परावर्तक सतह, ठीक है। और ये जो हमारा हो गया वह हो गया रंजित सतह, जिसे कि हम लोग पॉलिश करते हैं, ठीक है। तो यह हमारा हो गया रंजित सतह, यानी कि जो कि पॉलिश किया हुआ, लेप किया हुआ सतह है। तो यह परावर्तक सतह, इसका देख रहे हैं हम लोग क्या है, ये उठा हुआ है। तो यह जो हमारा हो गया वह क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। दूसरा अवतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो ठीक इसके अपोजिट, यानी कि जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। जैसे कि ये अगर हम ले लेते हैं और यदि इसके इस वाले सतह को क्या किया जाता है, कलई किया जाता है, या ठीक है कलई किया जाता है, तो यह जो हमारा होगा, इसका ये जो सतह होगा वो परावर्तक सतह है और यह क्या है, धंसा हुआ है। यानी कि यह जो हमारा दर्पण है वह कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा उत्तल और अवतल दर्पण, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उत्तल दर्पण को, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि उत्तल दर्पण को जो है वह अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है और ठीक उसी प्रकार अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यह हमारा वीवीआई पॉइंट हो गया। पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। विकल्प आपके दे दिए जाएंगे, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा, उत्तल दर्पण। तो यहाँ से याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। यहाँ से आप याद कर सकते हैं ट्रिक से, उत है मतलब इसको आप उत्तप याद रखिए, उत्तप दर्पण, उत्तल के जगह आप उत्तप याद रखिए। उत से हमारा उत्तल हो गया और अप से हमारा अपसारी हो गया। इस तरीके से आप ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। उत्तप यानी कि उत्तल और अप मतलब अपसारी, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। और अगर ये आपको याद है तो ये ऑटोमेटिक याद ही रहेगा, क्योंकि दो ही है, अपसारी और अभिसारी। तो अपसारी दर्पण उत्तप यानी कि उत्तल दर्पण और अभिसारी दर्पण यानी कि अवतल दर्पण। तो यहाँ से हमने देखा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग को, कि किस किस जगहों पे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग को। उत्तल दर्पण के उपयोग, तो उत्तल दर्पण के उपयोग, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्या है, वह है साइड मिरर। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग यहाँ करते हैं साइड मिरर, जिसे
पश्च दर्पण भी कहा जाता है, या इसी को पीछे देखने वाला दर्पण भी कहा जाता है। तो पहला उपयोग हम यहाँ से क्या देखेंगे कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वह साइड मिरर के रूप में किया जाता है, जिसे पश्च दर्पण या पीछे देखने वाला दर्पण कहा जाता है। हम लोग देखते क्या है कि जितने भी मोटर वाहन होते हैं उन मोटर वाहनों में ड्राइवर के दाहिने साइड में एक दर्पण होता है, ठीक है, और यह दर्पण जो है साइड मिरर की तरह कार्य करता है। साइड मिरर मतलब कि पीछे से आने वाले वाहनों को देखने में मदद करता है ड्राइवर को। और यह साइड मिरर जो है वह किससे बना होता है? उत्तल दर्पण से बना होता है। चूंकि उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक एवं छोटा होता है, तो पीछे से आने वाले जो वाहन होते हैं उनका सीधा प्रतिबिंब जो है वह दर्पण पे बनता है, जिससे कि ड्राइवर को यह संकेत मिल जाता है कि पीछे से कोई वाहन आ रही है और उसे वह पास देने में सुविधा देता है। तो इस तरीके से हम देखा जाए तो साइड मिरर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वह उत्तल दर्पण में किया जाता है, या उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो पहला उपयोग यहाँ से हमारा ये हो गया। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग में हम 3-4 उपयोग को देखेंगे। तो सबसे पहला उपयोग इसका क्या है? तो हम लोग हजामती दर्पण, हजामती दर्पण, जो हमारा हजामती दर्पण होता है या जिसे दाढ़ी बनाने वाले दर्पण भी कहते हैं। तो पहला उपयोग इसमें क्या किया जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग हम क्या लिखेंगे कि यह जो है मोटर वाहन के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ से याद रखिएगा, अगर साइड मिरर की बात किया जाए तो उत्तल दर्पण, और अगर मोटर वाहन के हेडलाइट की बात किया जाए तो वह अवतल दर्पण होगा। तीसरा इसका उपयोग क्या है? तो डॉक्टर जो है वह रोगी के नाक, कान, आँख इत्यादि को देखने में अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तो यह हमारा यहाँ से अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में पढ़ें। तो उत्तल दर्पण यानी कि साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, मोटर वाहन के हेडलाइट में किया जाता है, और डॉक्टर जो है इसका प्रयोग रोगियों के नाक, कान, नाक इत्यादि को देखने में किया जाता है। अब यहाँ से एक चीज़ आप नोट करके लिख लीजिएगा कि यदि हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के बारे में पूछा जाए तो हमारा अवतल दर्पण होगा। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि चेहरे को स्पष्ट रूप से देखने के लिए या फिर घरों में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले या फिर घरों में समान रूप से प्रयोग किए जाने वाले दर्पण जो होता है वह हमारा समतल दर्पण होता है। ठीक है,
तो इससे हमको ये सारे पॉइंट को याद रखना है। साइड मिरर उत्तल दर्पण, हजामती दर्पण, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण अवतल दर्पण, मोटर वाहन के हेडलाइट के प्रयोग में अवतल दर्पण, डॉक्टर लोग रोगी के नाक, कान, आँख इत्यादि को देखने में अवतल दर्पण, और चेहरे को स्पष्ट रूप से देखने में या घरों में समान रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले दर्पण समतल दर्पण है। तो यहाँ से हमने इसके उपयोग के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण के कुछ फॉर्मूला को देखेंगे, क्योंकि वो फॉर्मूला विशेष करके पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी यानी कि F और वक्रता त्रिज्या यानी कि R में संबंध। इसे हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है। तो इसको हम देखने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर से जो मेन पॉइंट है उसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा दर्पण है, कोई गोलीय दर्पण है। हालांकि ये कौन सा दर्पण है, तो यह हमारा हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो ये हमारा कोई अवतल दर्पण है ए बी, ये कह सकते हैं गोलीय दर्पण का कोई भाग है। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ से कुछ पॉइंट को हम नोट करते हैं। तो जो भी गोलीय दर्पण का जो भाग होता है उसके बीच का जो बिंदु होता है वह पोल कहलाता है, यानी कि ध्रुव। ठीक है, तो दर्पण के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, यानी कि पोल कहते हैं। अब दर्पण जो है वह जिस गोलाकार भाग से बना होता है, मान लिया कि यह जो दर्पण है ये गोलाकार भाग से कटकर बना हुआ है। तो दर्पण जो है जिस गोलाकार भाग से कटकर बना होता है उस गोले का जो केंद्र होता है, इस गोले का केंद्र कौन सा, ये केंद्र हुआ। तो इस गोले का जो केंद्र होता है वह केंद्र जो है वह दर्पण का वक्रता केंद्र यानी कि C कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि कोई भी दर्पण जिस गोलाकार भाग से कटकर बना होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ से हमने देखा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बारे में। तीसरा हम देखेंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे कि R से लिखते हैं। ठीक है, अब इसे हम हटा देते हैं। तो यहाँ से क्या देखा कि दर्पण के जो बीच का पॉइंट होता है वह हमारा ध्रुव यानी कि पोल कहलाता है, जिसे कि P से लिखते हैं। दूसरा, दर्पण जो है जिस गोलाकार भाग से कटकर बना होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे कि C से लिखते हैं। और दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है उसे हम लोग प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल लाइन कहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा। अब मान लिया कि हमारा वक्रता केंद्र प्रधान अक्ष के, ये हमारा प्रधान अक्ष है। मान लिया कोई प्रकाश किरण जो है वह प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। तो जैसे ही प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर में दर्पण से परावर्तित होगी, क्योंकि यह सतह हमारा क्या है, परावर्तक है। तो प्रकाश किरण जैसे ही दर्पण की सतह पर, परावर्तक सतह पर पड़ती है
तो वह क्या होता है, उसी माध्यम में लौट जाती है प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो यह प्रकाश किरण जो है यह इसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है। तो प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर कटती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग फिर से देखेंगे कि प्रकाश, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती है और दर्पण के परावर्तक सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद यानी कि परावर्तित होने के बाद वह दर्पण के प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह इस बिंदु पर काट रही है, वह बिंदु जो है हमारा फोकस बिंदु कहलाता है, फोकस पॉइंट कहलाता है, और इसे हम F से लिखते हैं। और F से ध्रुव के बीच यानी फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे कि F से लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा ध्रुव के बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में और फोकस बिंदु के बारे में। अब जो हमारा है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो यह थ्योरम कहता है कि किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है यानी कि F जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F बराबर R/2। ठीक है, तो यहाँ से ये थ्योरम है, इसे हालांकि सिद्ध किया गया है 10th के प्रकाश के चैप्टर में। हालांकि यहाँ हमको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव के लिए है। तो यहाँ से हम सीधा ये याद रखेंगे थ्योरम के रूप में कि किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F बराबर R/2। चूँकि हम लोग F बराबर जब R/2 लिख सकते हैं तो हम R बराबर इसे 2F भी लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो R बराबर 2/F, एक इक्वेशन यहाँ से यह प्राप्त हुआ और दूसरा इक्वेशन यहाँ से यह प्राप्त हुआ। तो दोनों को हम थ्योरम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। पहला हमारा थ्योरम क्या हो गया कि किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि लिख सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगा, आधी होती है। यह हमारा थ्योरम 1 हो गया। थ्योरम 2 की अगर हम बात करेंगे इससे, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की दुगनी होती है। क्योंकि R बराबर 2F है तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वह फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो यहाँ से हम 2 पॉइंट याद रखेंगे और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से संबंध गोलीय दर्पण से संबंधित है या सही है, और ऑप्शन में आपको ये दोनों दे दिए जाएंगे। तो यदि आपको ये दोनों थ्योरम पता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या जो है वह फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो हम तब जा करके हम दोनों ऑप्शन को टिक कर पाएंगे और हमारा विकल्प सही होगा। तो ये 2 फॉर्मूला आप याद रखिए। इसे न्यूमेरिकल भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव के टाइप में पूछे जाते हैं। वह किस तरीके से पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, पूछे जाएंगे यहाँ से, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मान लिया जाए 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या बराबर वाट, यानी कि उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो हमको दिया हुआ है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और पूछ रहा है क्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या यानी R बराबर पूछ रहा है, तो R बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2 × F, यानी कि 2 × 10, F का मान 10 है, यानी कि हमारा आंसर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरे अगर इसकी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से अगर पूछ सकता है कि यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जब
उसकी वक्रता त्रिज्या जो है वह 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हमें फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी वाला इक्वेशन लगाएंगे। तो F बराबर r/2 यानी कि वक्रता त्रिज्या 10 है, तो 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के, खास करके अभी रेलवे NTPC में देखा जाए, ग्रुप डी में देखा जाए, तो इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं काफ़ी मात्रा में। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हम विदाउट फॉर्मूला भी याद करके बना सकते हैं। तो यह था हमारा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब हम देखेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र यानी जिसे कि हम लोग मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं। तो दर्पण सूत्र हमारा क्या कहता है कि किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है वह उस दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम और वस्तु की दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी कि 1/f बराबर 1/v + 1/u। यही हमारा जो है दर्पण सूत्र है। और आप यहाँ से इसे याद रखें थ्योरम के रूप में। 1/f बराबर जो होता है वह 1/v + 1/u होता है, जहाँ f बराबर फोकस दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी और u बराबर वस्तु की दूरी। तो ये थे हमारा दर्पण सूत्र, क्योंकि इसको हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सिर्फ इसे यही याद रखना है कि दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आवर्धन की, जिसे कि हम लोग मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। आवर्धन, मैग्नीफिकेशन। तो आवर्धन जो हमारा होता है, पूछे जाते हैं प्रश्न में कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो आवर्धन जो हमारा होता है वह होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे बिंब, बिंब यानी कि वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। तो याद रखिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को हम m से लिखते हैं और m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं, और बिंब की ऊंचाई को हम लोग किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। यानी कि m बराबर v/u। यह दर्पण की जो है वह आवर्धन कहलाता है, m बराबर v/u। तो यहाँ से हम लोग इसको याद रखेंगे। तो ये था हमारा दर्पण के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ दृष्टि दोष के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं लेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।